हर गुजरते लम्हे के साथ इसराइल दुनिया को तबाही की तरफ ढकेल रहा है और अब अरब देश कह रहे हैं इनफ इज इनफ, हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसराइल को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ताजा घटनाक्रम है दोहा की। जी हां, कतर की राजधानी दोहा, जहां पर इसराइल ने हमला कर दिया है। हमास के डेलीगेशन के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, एक एक करके मैं आपके सामने वीडियो पेश करने वाला हूं, मगर बड़ा प्रश्न, आज अरब देशों के प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रपति कह रहे हैं कि इसराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मगर क्या वो ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि इसराइल ने जो हमला दोहा में किया वो अमेरिका की रजामंदी के साथ किया है। और ये खबर कोई और नहीं, खुद इजरायली एजेंसीज दे रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भैया इस हमले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे पता नहीं चला ऐसा हमला हुआ। मगर क्या डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास किया जा सकता है? मगर सबसे पहले वो 2 वीडियोस, सबसे पहले आपके सामने टाइम्स ऑफ गजा का ये वीडियो देखिए, वो लम्हा जब धमाका होता है और इसी धमाके में हमास डेलीगेशन के 5 लोग मारे गए हैं। देखिए वीडियो। Oh my God! Oh my God! Oh my God! sana hindi pumani yung kotse. Oh my God! इसके बाद दोस्तों मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर का एक और वीडियो देखिए, जिससे पता चलता है कि यह हमला कितना भीषण था, कितना भीषण था। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इसमें सिर्फ हमास डेलीगेशन के 5 लोग नहीं मारे गए हैं, कतर डेलीगेशन का एक शख्स मारा गया है। जो काम यहां पर इसराइल ने किया है वो स्टेट टेररिज्म से कम नहीं है। इसमें दो राय नहीं कि हमास इसराइल का दुश्मन है, मगर हकीकत यह है कि जब आप बातचीत कर रहे होते हैं और जब आप बातचीत की मेज पर प्रहार करते हैं जो अप्रत्याशित है, तो स्वाभाविक सी बात है इसे स्टेट टेररिज्म कहा जाएगा। कतर के अमीर नाराज हैं। वो क्या कह रहे हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। इन धोखेबाजी भरे हमलों का जवाब देना हमारा हक है। आज का इसराइल का हमला सीधा साधा राज्य प्रायोजित आतंकवाद यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। वो आगे कहते हैं, नेतन्याहू ने कहा था कि वो पूरे क्षेत्र को नया रूप देंगे। क्या इसमें खाड़ी का इलाका भी शामिल है? हम एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। अब पूरे क्षेत्र की तरफ से जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ा प्रश्न, क्या अरब देशों में हिम्मत है इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की? क्योंकि इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से बौरा गए हैं। यह व्यक्ति पूरे मध्य पूर्व को आग में झोंक देना चाहता है। यह व्यक्ति बगैर किसी कारण के ईरान पर हमला बोल देता है। 65,000 फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार चुका है। इसके अलावा सीरिया पर हमला बोला, लेबनान पर हमला बोला। हर गुजरते दिन के साथ यह व्यक्ति पारा बढ़ा रहा है। और अब कतर, जहां पर इसराइली और हमास पक्ष के बीच में बातचीत होती है, वहां पर हमला कर दिया। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सुनिए कतर के अमीर कह क्या रहे हैं और इसका हिंदी में अनुवाद लगातार आता रहेगा। During the last days, the negotiations were ongoing and it was on track upon the request of the American or the US side, as we were deciding on reviewing the final paper that was received from the US side. And despite this, and despite that Israel was sending their delegation, they worked on not keeping any possibility to reach any deal. Is there any clearer message that the world needs to understand who is closing and shutting the door of peace? Does the international community needs any other messages to know who's the bully in the region? दोस्तों, कतर के प्रधानमंत्री का कहना है कि जब यह हमला हुआ, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं दोस्तों, उस वक्त गजा को लेकर बातचीत चल रही थी। ऐसे में हमास के पूरे डेलीगेशन का सफाया, इसराइल का यह अंदाजे बयां रहा है। मगर इससे यह भी पता चलता है कि गजा में शांति बहाली को लेकर इसराइल बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। बड़ा प्रश्न, जो बात कतर के अमीर कह रहे हैं, कतर के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्या वो अंजाम तक पहुंचेगी? मैं आपको बताना चाहता हूं, कई मध्य पूर्व के देशों ने इसकी सख्त आलोचना की है। आपके स्क्रीन पर तुर्की के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, मैं
मैं दोहा पर इसराइल के हमले की निंदा करता हूं। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून, कतर की संप्रभुता और हमारे भाईचारे वाले देश की शांति पर सीधा हमला है। हम पूरी ताकत के साथ फलस्तीनियों और अपने सहयोगी कतर के साथ खड़े हैं। ये लोग राज्य प्रायोजित आतंकवाद करते हैं। वो कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। इसराइल की दबंगई भरी हरकतों के सामने हम अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखेंगे। हम शांति, अंतर्राष्ट्रीय कानून और फलस्तीनियों की आजादी का बचाव करना जारी रखेंगे। मगर दोस्तों, जब यही सवाल ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस हमले के बारे में नहीं पता, मगर मुझे इस हमले को लेकर अचरज भी नहीं है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। अमेरिका TRT वर्ल्ड की इन खबरों के मुताबिक इस हमले में शामिल नहीं था और इस हमले के बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। मगर खुद यह इजरायली एजेंसी ये कह रही है कि इस हमले से पहले नेतन्याहू ने यह जानकारी ट्रंप को दे दी थी। और यह बात सही भी होगी दोस्तों, क्योंकि पहली बात, यह खबर सीधे इजरायली एजेंसीज की तरफ से आ रही है। दूसरी बात, आप जानते हैं कि नेतन्याहू कई मामलों में, खासतौर से जब उन्हें दोहा पर हमला बोलना हो, बगैर ट्रंप की रजामंदी के नहीं करने वाले हैं। मगर ट्रंप दुनिया के सामने क्या राग अलाप रहे हैं, आप खुद देखिए साहब। Well, I'm not thrilled. I'm not thrilled about it. I don't have to do that. I'm not thrilled about the whole situation. It's not a good situation. But I will say this: we want the hostages back, but we are not thrilled about the way that went down today. I'm never surprised by anything, especially when it comes to the Middle East. I'll be giving a full statement tomorrow, but I will tell you this: I was very unhappy about it, very unhappy about every aspect, and we got to get the hostages back. But I was very unhappy about the way that went down. Mr. President. मध्य पूर्व के अन्य देश भी नाराज हैं। फ्रांस ने भी इस पर आपत्ति जतलाई है। आपकी स्क्रीन पर सऊदी अरब द्वारा जारी किया बयान जो अंग्रेजी में है और मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कंडेम्स एंड डिनाउंसेस इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म्स the brutal Israeli aggression and the blatant violation of the sovereignty of the state of Qatar. The kingdom reaffirms its full solidarity and support for Qatar, placing all its capabilities at the disposal to assist in any measures it may take, while warning of the grave consequences of the Israeli occupation's persistent criminal assaults and its blatant violations of the principles of international law and all international norms. सरल शब्दों में कहा जाए, इसराइल को सख्त चेतावनी कि आप अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ये किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इंतजार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि इस हमले के पीछे की वजह क्या है, इसके मायने क्या हैं और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। सबसे बड़ी बात, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इसकी आलोचना कर रहा है। सुनिए संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस क्या कह रहे हैं। We are just learning about the Israeli attacks in Qatar, a country that has been playing a very positive role to achieve a ceasefire and release of all hostages. I condemn this flagrant violation of the sovereignty and territorial integrity of Qatar. All parties must work towards achieving a permanent ceasefire, not destroying it. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसराइल को पश्चिमी देशों का साथ मिल रहा है। मैं आपके सामने 2 खबरें रखना चाहता हूं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इसकी सख्त शब्दों में आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कतर पर आज का जो इस्राएली हमला है वो अस्वीकार्य है, जो भी कारण रहा हो। मैं कतर के अमीर शेख तमीम अल थानी के साथ अपनी सॉलिडारिटी व्यक्त करता हूं। किन्हीं सूरतों में इस क्षेत्र में जंग की शुरुआत नहीं होनी चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस्राएली राष्ट्रपति इस वक्त लंदन में है
TRT वर्ल्ड की रिपोर्ट देखिए, उनका विरोध वहां की स्थानीय जनता कर रही है। कीर स्टारमर जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उनका विरोध भी ब्रितानी जनता कर रही है। देखिए TRT वर्ल्ड की इस रिपोर्ट में इस्राएल के खिलाफ किस तरह से आवाज बुलंद हो रही है लंदन की सड़कों पर। Downing Street later this week. It comes just 48 hours or so after he met with the president of the Palestinian Authority, Mahmoud Abbas, the two talking about the need for a lasting solution, a ceasefire, a surge in humanitarian aid. They point to Mr. Herzog as being one of the main architects of the genocide in Gaza. They point to the comments he made after October the 7th that all Palestinians in Gaza were responsible for the events of that day. They point to the deaths so far of more than 60,000. और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि नेतन्याहू को इस्राएल के अंदर लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। रोज वहां की जनता सड़क पर उतर रही है और उनका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से हमले किए जा रहे हैं। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर इस्राएल ने हमला क्यों किया, इसके मायने क्या हैं और भविष्य में इसका क्या अंजाम हो सकता है। तो सरल शब्दों में दोस्तों यह पूरा मामला मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वो बड़ा हमला जिसे मध्य पूर्व के देश स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कह रहे हैं, उसके मायने क्या हैं आपकी स्क्रीन पर। 9 सितंबर 2025 को इस्राएल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास डेलीगेशन पर एयर स्ट्राइक की। यह हमला उस वक्त हुआ जब हमास के कई सीनियर नेता सीज फायर बातचीत के लिए मीटिंग कर रहे थे। हमले में 5 हमास सदस्य मारे गए, जिनमें खलील अल हया हमास के टॉप नेता, उसका बेटा, उनका करीबी सहायक शामिल था। एक कतरी सुरक्षा अफसर भी मारा गया, लेकिन मुख्य हमास लीडर्स इस हमले से बच गए। यह पहली बार था जब इस्राएल ने सीधे कतर की जमीन पर हमला किया, जबकि कतर लंबे समय से हमास का राजनीतिक दफ्तर होस्ट कर रहा है और बातचीत में मध्यस्थता कर रहा है। अब बड़ा प्रश्न, आखिर इस्राएल ने दोहा पर यह हमला क्यों किया, उसकी वजह क्या थी। आपकी स्क्रीन पर इस्राएल ने कहा कि यह ऑपरेशन उन लोगों को निशाना बनाने के लिए था जो 7 अक्टूबर के नरसंहार के लिए जिम्मेदार थे और अभी भी हिंसा की साजिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया कि मारे गए लोग हमास की कमांडर स्ट्रक्चर का हिस्सा थे और लगातार खतरा बने हुए थे। एक और वजह ईस्ट जेरूसलम में हाल में हुआ हमला बताया गया, जिसमें 6 इस्राएली मारे गए थे। इस्राएल को लग रहा था कि सीज फायर बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है और हमास की लीडरशिप को खत्म करना जरूरी है। अब बड़ा प्रश्न, आखिर इस हमले के परिणाम क्या होंगे, क्योंकि दोस्तों इस वक्त तमाम जो मध्य पूर्व के देश हैं वो खून का बदला खून की बात कर रहे हैं, मगर जैसा मैं कह रहा हूं, क्या उनमें हिम्मत है? क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों, चाहे टर्की हो चाहे जॉर्डन हो, ये लोग नतमस्तक हैं अमेरिका के सामने। इनमें हिम्मत नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है, मगर क्या उसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? तो सरल शब्दों में जानने का प्रयास करते हैं इसके परिणाम क्या होंगे। कूटनीतिक नाराजगी, कतर ने इस हमले को अपनी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और कड़ी चेतावनी दी। यूएन, सऊदी अरब, तुर्की और यूएई ने भी इस्राएल की आलोचना की। इससे होगा क्षेत्रीय तनाव। कतर एक अहम अमेरिकी सहयोगी है और वहां सबसे बड़ा यूएस एयरबेस है। साथ ही वो इस्राएल हमास सीज फायर बातचीत का बड़ा मध्यस्थ था। इस हमले ने पूरे क्षेत्र की राजनीति को और अस्थिर कर दिया। सीज फायर वार्ता पर असर, इस घटना से बातचीत की संभावनाएं लगभग खत्म होती दिख रही हैं। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब गजा में शांति प्रयास और मुश्किल हो जाएगा और इस हमले में जो लोग मारे गए हैं उसकी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। यकीनन दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से इस्राएल लगातार कोशिश कर रहा है कि मध्य पूर्व को बर्बादी की तरफ ढकेला जाए, मगर इस्राएल जानता है कि वो लगातार अरब देशों के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। अब तक अरब देशों ने खुलकर, बयानबाजी एक अलग बात है, मगर जब 65,000 फलस्तीनियों को मारा गया तो अपनी तरफ से बहुत ज्यादा उग्र तेवर नहीं दिखाए। जब ईरान पर हमला हुआ, बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया। लेबनान पर हमला किया तो किसी भी तरह का कोई सैनिक कार्रवाई वाला जवाब नहीं दिया। अब तो दोहा पर हमला हो गया है, तो जाहिर सी बात है सवाल इस वक्त अरब देशों पर है। मगर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फोकस स्पष्ट है। वो हर कीमत पर घरेलू तौर पर जिन मुद्दों से घिरे हुए हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। नतीजा आपके सामने है और घटनाक्रम फिर से खतरनाक हो चला है।
इस पर हमारी निगाह लगातार बनी रहेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।